गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा आज की आपकी वर्कशीट नंबर 21 आपकी किताब रुचिरा से ली गई है। कक्षा 8 के लिए पाठ का नाम है सप्त भगिनी। सप्त भगिनी का मतलब होता है 7 बहनें। आप पाठ 9 को पढ़ना और उसमें से देखना कि उनको सप्त भगिनी इस पाठ का नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, तो आपका पेपर में एक प्रश्न आता है कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 तरह के गद्यांश आते हैं, एक पठित और एक अपठित। तो ये आपका पठित गद्यांश है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अधोलिखिते द्वे नाट्यांशे पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे दिए गए 2 नाटक के अंश, यानी जो नाटक है, जो पाठ है, उसके 2 पैराग्राफ दे रखे छोटे छोटे। उन दोनों पैराग्राफ को, नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। पहला पैराग्राफ है, अध्यापका नूनम अस्ति एव। अध्यापिका कहती है निश्चित ही यह है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष फूल इत्यादि प्राकृतिक संपदा से सुसमृद्ध ये राज्य हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। और भारत वृक्ष रूपी, और भारत वृक्ष में जैसे वृक्ष के ऊपर फूल इत्यादि लगे होते हैं और बहुत सुशोभित होता है पेड़, इसी तरह से इन राज्यों की वजह से हमारा भारत देश सुशोभित होता है। राजीव है, राजीव बोलता है भवती गृह यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमाः सप्त भगिनी सन्ति। राजीव का कहता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस प्रकार घर में सबको बहुत अच्छी अपनी बहन लगती है, इसी तरह से भारत रूपी घर में सबसे रमणीय ये सप्त भगिनी हैं। ठीक है, प्रश्न पहला है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दो। पुष्प स्तबक सदृशानि सप्त भगिनी कुत्र विराजन्ते। देखो, इन्होंने पहले बताया है कि फूल इत्यादि कहाँ पर विराजमान होते हैं? पेड़ पर। लेकिन ये कैसा पेड़ है? जहाँ पर सप्त भगिनी विराजन्ती? भारत वृक्षे। तो इसका आंसर क्या आएगा? भारत वृक्षे। ठीक है बेटा, पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। भारत गृहे सप्त भगिनी कीदृशः सन्ति। भारत रूपी घर में सप्त भगिनी कैसी हैं? कैसी हैं? भारत गृहे सप्त भगिनी सर्वाधिका रम्या सन्ति। ठीक है, एक बार फिर बता दूं, इसी में ये रहा, लास्ट में जो है ये इसका आंसर होगा भारत गृहे सप्त भगिनी सर्वाधिका रम्या सन्ति। तीसरा प्रश्न है, भगिनी इति पदम कस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम अस्ति। भगिनी जो शब्द है उसमें उसकी क्रिया कौन सी है? भगिनी एक शब्द है और वह जहाँ पे भी पैराग्राफ में भगिनी शब्द आया है उसकी क्रिया क्या है? भगिनी के साथ आया, देखो ये रहा भगिनी कहाँ पे है? भगिनी ये रहा। ठीक है, भगिनी के साथ जो क्रिया है वो कौन सी है? भवती। कौन सी क्रिया है? भवती। तो इसका आंसर आएगा भवती। इत्यादि भी इत्यार्थे किम पदम प्रयुक्तम। इत्यादि का मतलब होता है एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके लिए संस्कृत में यहाँ पर पैराग्राफ में कौन सा शब्द आया है? तो क्या आया है? प्रभृति भी। क्या आंसर होगा? प्रभृति भी। ठीक है, अब दूसरा पैराग्राफ करते बेटा। अध्यापिका आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। वस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। तो अध्यापिका आगे पाठ को पढ़ाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, यानी हाथ जो हस्तशिल्प कला है उसकी बहुलता है, यानी वहाँ का जो उद्योग धंधे हैं वो कौन से हैं? हस्तशिल्प भी है।
यह हस्तशिल्प की बहुलता है, यानी ज़्यादातर लोग हाथ से ही किसी न किसी प्रकार का छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। वस्त्र आभूषणे भय गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम उपयोगः क्रियते यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। और यहाँ पर कौन से वृक्ष की प्राचुर्यता है? प्राचुर्यता का मतलब अधिकता। वंश वृक्ष, बांस का पेड़। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। और यहाँ पर जो बांस का उद्योग है उसकी इतनी ज़्यादा बहुलता है कि दूसरे देशों में भी यहाँ का जो बांस का बिजनेस है यानी वंश उद्योग है तो वह दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध है। अभी इसी सेकंड वाले पैराग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। अत्र केषां प्राचुर्यं विद्यते, यहाँ पर किस चीज़ की प्राचुर्यता है? पहले आया था हस्तशिल्पा नाम, तो इसका आंसर होगा हस्तशिल्प। ठीक है। दूसरा है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है कै उद्योग है, कौन सा उद्योग, कौन सा बिजनेस ऐसा है जो दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? वंशोद्योगो अयम, तो इसका आंसर हो जाएगा वंशोद्योग। ठीक है बेटा, तो पूरा आंसर लिखना इसमें, वंशो उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिकम अवाप्तम। तीसरा प्रश्न, बाहुल्यम इति पदस्य गद्यांश पर्याय पदम किम। बाहुल्यम जो शब्द है, पद है, उसको गद्यांश में पर्यायवाची शब्द उसमें से छांटना है। बाहुल्यम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्राचुर्यम। प्राचुर्यम का मतलब भी होता है अधिकता, बहुत ज़्यादा, तो इसका आंसर क्या होगा? प्राचुर्यम। निम्नलिखितम किम पदम बहुवचनान्ते न विद्यते। नीचे 4 शब्द दे रखे हैं विभक्ति लगाकर, तो उनमें से 4 शब्द में से कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुवचन में प्रयोग नहीं हुआ है? 3 शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन में प्रयुक्त हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो बहुवचन में प्रयुक्त नहीं है, तो वो कौन सा है? भूषणाभ्याम। तीसरे वाला जो है वो है भूषणाभ्याम, जो कि बहुवचन का रूप नहीं है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी हुई। सारे बच्चे 1 से 21 वर्कशीट अपनी पूरी करेंगे। जिस बच्चे का काम कंप्लीट नहीं है वो सारी वर्कशीट पूरी कर लें, और सब बच्चों को ये वर्कशीट याद भी करनी है। ठीक है बेटा, संस्कृत की कॉपी में अपनी ये वर्कशीट करोगे, सारी जो भी आपका इनकम्प्लीट है उसको पूरा करोगे, इस बात का ध्यान रखें सारे बच्चे। और बेटा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, हेल्थ इज वेल्थ, कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई भी नहीं है। इसलिए सारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, किसी ठंड कब से भी अपना बचाव करेंगे, कोरोना से भी अपना बचाव करेंगे, और पोल्यूशन से भी अपना बचाव करेंगे, और खूब अपनी छुट्टियों में मज़े करेंगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।